नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज थम जाएगा बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। एनडीए के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। महागठबंधन के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुनावी रैलियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर करेंगी चर्चा। उत्तराखंड का रजत जयंती महोत्सव आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपए करेंगे जारी। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी एयरलाइनों में सरकार की ओर से निर्धारित शटडाउन का प्रभाव हवाई उड़ानों पर। 1400 से ज्यादा उड़ानें रद्द। आगामी दिनों में उड़ानों में हो सकती है और कटौती। और फीडे विश्व कप 2025 में 4 भारतीय खिलाड़ी अर्जुन, प्रगन्नानंदा, हरिकृष्णा और प्रणव ने चौथे राउंड में बनाई जगह। विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे दौर में हार कर हुए बाहर। सभी खबरें विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दूसरे चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला 3.7 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। इस चरण में पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिलों के कुल 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। आपको बता दें कि राज्य में पहले चरण में 121 सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज सासाराम में रैली करेंगे। वो चेनारी, सासाराम, करगहर और डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद अमित शाह अरवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ अमित शाह अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह गोह और मोहानिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ साथ भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अररिया के सिकटी, नरपतगंज, सुपौल के छातापुर, मधुबनी के बिस्फी में जनता को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान चंपारण के कल्याणपुर, मधुबनी के खजौली, बांका के बेलहर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर जिले के हाटा उच्च विद्यालय मैदान पहुंचेंगे, जहां वो जदयू के प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान के पक्ष में प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्णिया के धमदाहा, गोपालपुर, कहलगांव, धौरैया, सुल्तानगंज, बांका के अमरपुर, चकाई, नवादा में जनसभा करेंगे। इधर महागठबंधन के नेता भी आखिरी बार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी किशनगंज के बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल ग्राउंड में जनसभा करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव आज
कैमूर जिले में मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के घटाव स्थित मैदान, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ हाई स्कूल मैदान, भभुआ विधानसभा क्षेत्र के हवाई अड्डा मैदान और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के हमीरपुर चंद विद्यालय के मैदान में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आज चांद के हमीरपुर उच्च विद्यालय मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीतामढ़ी जिला चर्चाओं में है। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम यहीं पर स्थित है। पिछले चुनाव में एनडीए ने यहां की कुल 8 सीटों में से 6 सीट हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को महज 2 सीट से संतोष करना पड़ा था। सीतामढ़ी में क्या है जनता के मुद्दे? चुनावी सफर में डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। सफर में आज हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम में। माता जानकी के जन्म स्थल पर इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीतामढ़ी में कौन से मुद्दे सबसे प्रभावी हैं और किन मुद्दों पर जनता जनार्दन अपनी राय रख रही है। सीतामढ़ी और यहाँ आसपास क्या बहुत चर्चा में है जब चुनाव आ गया है? कौन सा मुद्दा बहुत चर्चा में? यहाँ जो अभी शिलान्यास हुआ है मंदिर बनाने का, माननीय अमित शाह जी के द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा, ये मुद्दा सबसे अहम है यहाँ के लिए। और इसी मुद्दा पर यहाँ चुनाव लोग यहाँ लगे हुए हैं। सब काम तो हो ही रहा है सर, कैसा कौन काम है जो नहीं हुआ है? हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह बैनर बोर्ड लगा हुआ है, जाके लोग देखे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब बोलने की नीतीश जी के राज में बोलने की कोई संभावना नहीं है। सीतामढ़ी में विकास का मुद्दा, जो सरकार विकास करे हम उसको साथ है। नीतीश कुमार ऐसा विकास कोई नहीं किया। आप जिस जगह पर भी खड़े हैं, आज से 20 साल पहले अभी जो जगह है, रास्ता ऐसा था क्या? नीतीश कुमार का देना जो इस रास्ते को बनाया, चमकाए। और माननीय अमित शाह और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया पुनौरा धाम मंदिर, जानकी मंदिर बन रहा है। इससे गौरव का बात क्या होगा? और जहाँ तक राजद वाला कह रहे हैं, खेसारी लाल छपरा सीट से खड़ा हुए हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, मैं उन मूर्खता की बात पहुँचा दीजिएगा। बाबा दादा 70 साल शासन किए, कभी मंदिर पर चर्चा किए? 70 साल 80 साल बाद वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बना है। ये किसका देन है? भाजपा सरकार का देन है। स्थानीय मुद्दा नीतीश कुमार की सरकार है वर्तमान में। जितना भी सीतामढ़ी में जो स्थानीय स्तर पर जो काम बाकी था, जो अधूरा था, नीतीश कुमार ने सभी कार्यों को पूरा कर चुके हैं। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वह मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं इस बिहार में। जो खुद नौमी फैले वो क्या करेंगे? हम लोग बालिक थे, इस तरीका के माहौल हम लोग के पूर्वे दादा से नहीं देखा था, से माहौल देखने को मिलता है। बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हो ऐसा। हाँ, मंदिर तो स्वाभाविक सीतामढ़ी के लिए बहुत मायने रखता है, तो मंदिर भी एक मुद्दा है सीतामढ़ी के लिए। थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ विकास ओवरब्रिज का मुद्दा है जो आज तक नहीं हुआ है। अब जनता जनार्दन देखना है कि क्या तय करने वाली है 11 तारीख को सीतामढ़ी की विधानसभाओं में। हमारे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, सीतामढ़ी। और पटना से हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि अब दूसरे चरण का मतदान होना है। सीमांचल से लेकर चंपारण तक धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है। आज महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी स्टार प्रचारक आज बिहार में मौजूद रहेंगे और धुआंधार प्रचार प्रसार करने वाले हैं। हाँ जी, देखिए बिहार विधानसभा में के दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीटों पर मतदान जो है वो 11 तारीख को होना है। और इसके लिए आज शाम 5 बजे के बाद जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। हालांकि जो नेता है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लेकिन जो शोर है वो थम जाएगा। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है वो सीमांचल का है। इसके साथ में शाहबाद का जो इलाका है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सीमांचल में पिछली बार हमने देखा था कि AIMIM का जो फैक्टर है, यानी ओवैसी की जो पार्टी का जो फैक्टर है वो काफी वहां पे इफेक्टिव रहा था और इसके कारण महागठबंधन को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन फायदा अल्टीमेटली एनडीए को हुआ था। इस लिहाज से भी वो जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा अगर हम चंपारण की बात करें, चंपारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को मिनी चंबल कहा जाता था। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह की खौफ की स्थिति आज से 20 साल पहले वहां पे थी। अब स्थिति ये है कि वहां विकास की नई धारा बह रही है और
निश्चित रूप से जो वहां की विधानसभा सीट है वो भी एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंपारण बिहार के सबसे बड़े जिलों में शामिल है, चाहे आप पूर्वी चंपारण की बात करें या पश्चिमी चंपारण की बात करें। इसके बाद अगर हम शाहाबाद की बात करें, शाहाबाद में जो महागठबंधन है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगर लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन करें तो लोकसभा चुनाव में बिहार में जो एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था वो एरिया शाहाबाद का ही था जहां से एनडीए को नुकसान हुआ था। ऐसे में एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है कि शाहाबाद में किस तरीके से गेन हासिल की जाए, क्योंकि शाहाबाद में जितनी सीटों का गेन एनडीए को मिलेगा उतनी सीट प्लस मानी जाएगी, मतलब सरप्लस होगा एनडीए के लिए। उसके बाद हम मगध की तरफ चलेंगे। मगध में गया है, औरंगाबाद है, ये जो दो इलाके हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। औरंगाबाद में कुटुंबा विधानसभा जो है वहां से राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए भी वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन राजेश राम के लिए मुश्किल की बात यह है कि ललन राम, जो कि पिछले बार माना जाता है कि 2020 का चुनाव राजेश राम जो थे वो ललन राम के साथ मतलब ललन राम के कारण जीते थे, लेकिन इस बार ललन राम उनके अगेंस्ट खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल की स्थिति है। दूसरी तरफ अगर हम गया आ जाए, गया में इमामगंज का जो सीट है वहां से दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि जीतन राम मांझी की बहू है, इसलिए वो हॉट सीट माना जा रहा है। दूसरी तरफ गया टाउन से प्रेम कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी मैदान में है। प्रेम कुमार 8 बार के विधायक हैं, अगर वो इस बार जीतते हैं तो 9 बार की एक बड़ी हैट्रिक लगाएंगे। तो निश्चित रूप से जो ओवरऑल चुनाव है इस बार दूसरे चरण का वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई दिग्गजों की जो साख है इस बार दाव पे लगी हुई दिख रही है। जी बिल्कुल मधुरेश, आपने तमाम जिलों का जिक्र किया कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर दूसरे चरण में इस बार मतदान होना है, लेकिन हॉट सीट का भी जिक्र कीजिए। कौन कौन से ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो काफी चर्चाओं में है और साथ ही साथ यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो कांटे की टक्कर एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं, मैदान में ताल ठोक रहे हैं? हाँ देखिए, मैं अभी वही बता भी रहा था कि औरंगाबाद का जो कुटुंबा सीट है राजेश राम के कारण वो एक हॉट सीट हो गया है। उसके बाद दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहां पे दीपा मांझी चूंकि अभी बाई इलेक्शन में जीत करके आई थी और काफी कम वक्त मिला है उनको वहां पे काम करने का, तो ऐसे में उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं वो वहां पे मजबूत स्थिति में, क्योंकि वो एक लंबे वक्त से उस विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, वो सीट काफी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, अगर हम किशनगंज की बात करें, किशनगंज में जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, पूरे सीमांचल में काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किशनगंज से प्रत्याशी स्वीटी सिंह है, स्वीटी सिंह के सामने ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं वो भी वहां से मैदान में है। इसके अलावा महागठबंधन के भी प्रत्याशी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो सीमांचल का सबसे हॉट सीट जो है वो किशनगंज माना जा रहा है। इसके बाद अगर आप मधुबनी में आ जाए, मधुबनी में झंझारपुर विधानसभा का जो सीट है वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस सीट से जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, वो 3 बार जीत करके बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब उनके बेटे नीतीश मिश्र जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, यानी भाजपा में हैं, और इसलिए वो सीट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, झंझारपुर का जो सीट है। और इसी तरीके से अगर आप सीतामढ़ी की बात करें, सीतामढ़ी में रीगा जो सीट है, रीगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां अभी कुछ दिनों पहले चीनी मिल का उद्घाटन किया था। वहां कला संस्कृति मंत्री थे, जो वहां के विधायक थे, हालांकि उनका टिकट काट करके नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखना यह है कि अब जो नई समीकरण रीगा में बन रही है वो एनडीए को किस तरीके से फायदा पहुंचाती है। जी बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो कई सारे ऐसे सिटिंग विधायक हैं जो कि अपनी विधानसभा को संभालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो चाहते हैं कि इस बार वो किला फतेह करें। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम देहरादून में स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही राज्य विकास से जुड़ी 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ धरातल पर गतिमान है। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य बना और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये राज्य हमारा यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों, बलिदानियों और यहाँ की जनता मातृशक्ति के संघर्षों के परिणाम राज्य की स्थापना हुई। उन सब का एक उत्सव कर रहे हैं और उससे आगे जो 25 साल आने वाले हैं उन सालों की एक रूपरेखा भी बना रहे हैं। पीएम जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे वो जलापूर्ति, विद्युत, सौर ऊर्जा और खेल ढांचे से जुड़ी हैं। पीएम कई अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे हमारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं। तो उम्मीद है कि इससे हमारे स्टेट को, आमजन को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। प्रधानमंत्री देहरादून से पीएम फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों को भी सहायता राशि जारी करेंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर राज्य अपनी रजत जयंती समारोह मना रहा है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। यह कार्यक्रम न सिर्फ राज्य की संस्कृति को संजोएगा, बल्कि राज्य को सतत विकास के मॉडल बनाने में भी मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी भास्कर के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंच गई हैं। राजधानी लुआंडा पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत अंगोला के विदेश मंत्री ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। इन बैठकों के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर एवं आदान प्रदान होने की भी संभावना है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करेंगे और इसके बाद आयोजित भव्य भोज में भाग लेंगे। आज दिन के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के तेल मंत्री और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला दौरे के चलते वहां रहने वाले प्रवासी भारतीय काफी उत्साहित हैं। इंडियन कम्युनिटी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रजेश प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में मदद करेगी। हम इंडियन कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो काफ़ी आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो पदार्पण यहाँ पे हुआ है उसको देखते हुए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और इंडियन कम्युनिटी के लिए ही नहीं पूरे इंडिया के लिए बहुत एक अच्छा संदेश लेके आई हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और एक अच्छा संबंध दोनों के बीच में है और ही अच्छा कुछ बहुत कुछ होने वाला है। बिजनेस, आर्थिक, सामाजिक हर परिप्रेक्ष्य में ऐसा मुझे लगता है। रुक करते अगली खबर का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला कर्नाटक दौरा है। यहाँ वो हासन के श्रवण बेलगोला में श्री 108 शांति सागर महाराज जी के स्मृति समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जैन मुनि और आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धांजलि भी देंगे और इसके बाद सीपी राधाकृष्णन मैसूर में जेएसएस उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगे। वो कर्नाटक के सबसे प्रमुख मठ केंद्र सुत्तूर मठ का भी दौरा करेंगे। मैसूर के निकट श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर और मांड्या के मेलकोट स्थित चेलुव नारायण स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना में भी उपराष्ट्रपति भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों की वार्षिक प्रदर्शन का समीक्षा करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में डीपीएसयू की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के दौरान प्रस्तावित व्यय पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान पिछले 10 वर्षों में किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संकलन और अगले 5 वर्षों की योजना जारी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 16 डीपीएसयू द्वारा अनुसंधान एवं विकास में कुल 30,952 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और अब अगले 5 वर्षों में अनुसंधान एवं विकास की गति को दोगुना करने का प्रस्ताव है, जिस पर 32,766 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। इस दौरान स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन करने पर विचार हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू द्वारा नई तकनीक के विकास के महत्व और निर्यात एवं स्वदेशी रूप से उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक नई अनुसंधान और विकास नियमावली का भी अनावरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री अक्षय ऊर्जा पर एक रिपोर्ट स्वयं भी जारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी एयरलाइंस ने सरकार की ओर से लागू अनिवार्य उड़ान कटौती के दूसरे दिन 1460 उड़ानें रद्द कर दी। इसके साथ ही अटलांटा, नेवार्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत 12 प्रमुख शहरों की हजारों उड़ानों में देरी हुई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह अमेरिका में शटडाउन के कारण हवाई यातायात नियंत्रकों की अनुपस्थिति बताई जा रही है, जिसका असर 37 हवाई अड्डों के टावर और अन्य केंद्रों पर पड़ा है। इससे पहले एफएए ने हवाई यातायात नियंत्रण सुरक्षा चिंताओं के कारण एयरलाइंस को शुक्रवार से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर दैनिक उड़ानों में 4% की कटौती करने का निर्देश दिया था। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा शनिवार को आधिकारिक दौरे पर अमेरिका पहुंचे। शरा सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 1946 में सीरिया की स्वतंत्रता के बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति की ये पहली आधिकारिक अमेरिकी यात्रा है। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। खेल की खबरों में फीडे विश्व कप 2025 में बड़ा उलटफेर हुआ है। विश्व चैंपियन डी गुकेश जर्मनी के फ्रेडरिक स्वैन से तीसरे दौर का मैच हारकर शतरंज विश्व कप से बाहर हो गए हैं। विश्व चैंपियन गुकेश पहले गेम में काले मोहरों से ड्रॉ खेल चुके थे। वहीं 4 भारतीय खिलाड़ी आर प्रगन्नानंद, अर्जुन एरिगेसी, पी हरिकृष्णा और प्रणव वी चौथे दौर में पहुंच गए। प्रगन्नानंदा ने आर्मेनिया के रॉबर्ट होफानिस्यान को हराया। श्री हरिकृष्णा ने पहले गेम में सफेद मोहरों से जीत लिया था। अर्जुन और प्रणव ने भी काले मोहरों से ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में जगह बनाई। वहीं 3 भारतीय टाई ब्रेक में पहुंचे। विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमण और जीएम नारायण ने दोनों गेम ड्रॉ खेले। अब आज वो टाई ब्रेक खेलेंगे।
विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय सेना के अनुभवी निशानेबाज रविंदर सिंह ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र में चल रही चैंपियनशिप के पहले ही दिन रविंदर ने कमलजीत और योगेश कुमार के साथ मिलकर इसी वर्ग में भारत को टीम रजत पदक भी दिलवाया। वहीं 2 बार की ओलंपियन इलावेनिल वालारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।